हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड चैप्टर को कंप्लीट करने वाला है। यस, ये वाला जो वीडियो है लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। ज्यादा जो है बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा ही चैप्टर था। जस्ट जो है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के कुछ कंसेप्ट आपको स्टडी करने थे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है स्टार्ट किया था दी मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो वो वाला जो वीडियो था इट वाज पार्ट 1 ऑफ द मेजर्स। ये वीडियो होने वाला है दी पार्ट 2 ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल ईडी एंड डीडी। इसीलिए जो है अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है, जल्दी से आई बटन पे जाइए, वीडियो का लिंक दिया है, जल्दी से वो वाला वीडियो जल्दी से देख के आ जाइए। उसके बाद जो है ये वीडियो देखिएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर जो है आपने वही वीडियो नहीं देखा हुआ है, इस वीडियो के साथ जो है आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू सो। एंड आल्सो यू विल फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट। अगर जो है आपको कोई वीडियो देखना है फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट्स, वो जो है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यस, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये चैनल में जो है आपका सब्सक्रिप्शन ऐड कर दीजिए ताकि जो है फ्यूचर में जो है जो भी वीडियोस आए आप जो है कोई भी मिस ना करें। यस, मैं जो है बहुत ही जल्द इस पार्ट का खत्म होने के बाद जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं, इसीलिए जो है जल्दी से एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, नेक्स्ट पार्ट आई मीन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जो है हम एक बार प्रीवियस वीडियो को याद कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको 3 मेजर्स दिए थे टू कंट्रोल ईडी एंड डीडी। जो फाइनल मेजर था यानी जो थर्ड मेजर था वो वाला था मेजर्स टू कंट्रोल ईडी एंड डीडी बाय मैनिपुलेटिंग द मनी सप्लाई एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये था अपना थर्ड मेजर। तो उस वीडियो में जो है मैंने उसको अच्छे से जो है डिस्क्राइब नहीं किया था। आई डिड नॉट डिस्कस इट ब्रीफली इन दैट वीडियो। मैंने जो है आपको बोला था कि मनी एंड बैंकिंग का वीडियोस आप जो है एक बार रिकॉल करके आ जाइए। फिर जो है इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों को कवर कर दूंगा। एंड हियर इट इज, 8 के 8 कंसेप्ट मनी एंड बैंकिंग से ही है। ये है द टूल्स दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट व्हिच इन टर्न्स हेल्प्स टू करेक्ट आवर सिचुएशन ऑफ ईडी एंड डीडी। तो चलिए फिर जल्दी से एक एक करके इन सभी मेजर्स को, इन सभी टूल्स को देख लेते हैं कि कैसे जो है इनको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस टू सिचुएशन। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेजर के साथ, दैट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या था? रेपो रेट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट द रेट एट व्हिच आवर सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू आवर कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। फिर बात यह जाए कि ईडी के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए रेपो रेट कैसे हेल्प करेगा। आप मुझे एक बार बताइए क्या किया जा सकता है रेपो रेट के साथ सच दैट टू करेक्ट ईडी। यस, अगर जो है आपने बताया है कि रेपो रेट को अगर हम इंक्रीज कर दें तब ईडी करेक्ट होगा, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तभी अपना ईडी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा? तो देखिए, अगर जो है रेपो रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अभी जो अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से पैसे लेने हैं, उनको जो है एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक को पे करना होगा। इसका मतलब क्या है, अभी तो ऑब्वियसली दे विल बी नॉट विलिंग टू पे हायर अमाउंट, हायर इंटरेस्ट रेट फॉर द बोरोइंग पर्पस। इसीलिए जो है वो लोग अभी सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेंगे। सेंट्रल बैंक से जब वो लोग बोरो नहीं करेंगे तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनका जो है मनी फ्लो कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होगा, इनकम कम होगा, फिर से वही चेन कंटिन्यू हो जाएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिमांड वही चेन कंटिन्यू होगा, एंड फाइनली अपना एक्सेस डिमांड यहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगा। डेफिसिट डिमांड के बारे में बात करें, इसका उल्टा होगा, ऑब्वियसली होगा, इसका जो है ऑपोजिट होता है अपने डेफिसिट डिमांड में, होगा भी। अगर जो है रेपो रेट गिर गया, इसका मतलब क्या है, नाउ आवर कमर्शियल बैंक आर एनकरेज टू बोरो मनी फ्रॉम आवर सेंट्रल बैंक, तो वो लोग जो है और मनी यहाँ से बोरो करेंगे। अगर बोरो किया वो लोग ऑब्वियसली इसको जो है फिर से फॉरवर्ड करेंगे इकोनॉमी में फॉरवर्ड हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, वही साइकिल जो है कंटिन्यू होगा, फाइनली जाके अपना यहाँ पे डिमांड भी बढ़ जाएगा, एंड दिस विल करेक्ट आवर सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले जो हम इस थर्ड पार्ट को जो है कंप्लीट कर लेते, दैट इज बैंक रेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि रेपो रेट और बैंक रेट सेम ही थे, जस्ट जो है रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए था और बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए था। इसीलिए एक साथ जो है मैं इस चीज को लिख देता हूं, अलग कुछ नहीं होगा, सेम ही जो है यहाँ पे लॉजिक है। बैंक रेट को यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा और इस केस में जो है इसको डिक्रीज किया जाएगा। सॉरी, जो है मैंने उल्टा दी है। यस, इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड इस चीज को डिक्रीज किया जाएगा, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। जस्ट जो है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म के लिए है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, इसीलिए जो है दोनों को एक ही टाइप में यूज किया जाएगा। बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो इसको जो है कैसे यूज किया जाएगा। तो ऐसा होगा यहाँ पे कि रिवर्स रेपो रेट था क्या, इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट द रेट एट विच आवर सेंट्रल बैंक बोरोड मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, और इट वाज द रेट एट विच आवर कमर्शियल बैंक कुड कीप मनी विद द सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब क्या था, अभी जो है
सेंट्रल बैंक के पास जो है पैसा पार्क कर सकता है अपना कॉमर्शियल बैंक एट द रेट, जिस रेट को हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, यानी सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक को ये जो है रेट ऑफर करेगा इफ दे कीप देयर फंड्स विद देम विद द सेंट्रल बैंक। तो आप बताइए ईडी को अगर करेक्ट करना हो तो हम रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करेंगे? यस, अगर आपने बोला है वी विल इंक्रीज इट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड हम जो है अपने रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे। तब क्या होगा भाई? अगर जो है रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है? अगर अभी अपना कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे रखते हैं, उनको जो है एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली दे विल बी एनकरेज टू डू सो, दे विल बी एनकरेज टू कीप देयर मनी। तो अगर वो लोग अपने मनी को जो है पार्क करते जाए अपने सेंट्रल बैंक के साथ, तब यह होगा उनके पास जो है फंड्स की कमी होना शुरू हो जाएगा। येस, बिकॉज दे आर पार्किंग देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, इसीलिए जो है उनके पास यहाँ पे डिपॉजिट्स कम होना, उनके पास जो है फंड्स यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा। अगर फंड्स कम हो गया इसका मतलब क्या है? मनी फ्लो जो है इकोनॉमी में कम हो जाएगा। मनी फ्लो कम हो गया, फिर से वही चेंज जो है कंटिन्यू होने वाला है, लास्ट में डिमांड कम होगा, अपना एक्सेस डिमांड का कंडीशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक जो है उल्टा होगा अपने डेफिसिट डिमांड के केस में। डेफिसिट डिमांड के केस में इसको हम क्या करेंगे? फॉल करवा देंगे। अगर जो है ये फॉल हो गया, अपना रिवर्स रेपो रेट फॉल हो गया, इसका मतलब क्या है? दे विल बी एनकरेज्ड, आवर कमर्शियल बैंक विल बी एनकरेज्ड नॉट टू कीप देयर मनी विद द सेंट्रल बैंक। अगर जो है मनी सेंट्रल बैंक के पास ना रहा, इसका मतलब क्या है? दे विल बी फॉरवर्डिंग इट एज अ लोन। फॉरवर्ड किया, इसका मतलब क्या है? मनी फ्लो इंक्रीज हुआ, फिर से वही साइकिल कंटिन्यू होगा, साइकिल कंटिन्यू होकर लास्ट में डिमांड बढ़ेगा, डेफिसिट डिमांड अपना करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, दैट इज ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद कीजिए ओएमओ का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था दैट आवर सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू सेल और परचेज आवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको हम बोलते हैं ओएमओ। तो अभी आप बताइए एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए ओएमओ को हम कैसे यूज करेंगे? हम नहीं यूज करेंगे, अपना सेंट्रल बैंक जो है इसको कैसे यूज करेगा, आप मुझे बताइए। यस, अगर जो है आपने बताया है कि इस केस में जो है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए अपना सेंट्रल बैंक यहाँ पे सेल करेगा, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, अपना जो है यहाँ पे सेल करेगा अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तब बताएंगे अरे यार सेल करने से कैसे होगा? सेल का मतलब तो बेच देना, तो बेचने से तो यहाँ पे पैसे बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओएमओ में अगर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे सेल किया जाएगा, गौर करने की बात है, यहाँ पे जो है दे विल बी नॉट सेलिंग इट फॉर मनी, दे विल बी सेलिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को देगा। ऑब्वियसली सिक्योरिटीज दिया है, वो लोग कैसे पे करेंगे और हाउ आवर पब्लिक विल पे? दे विल पे इन द फॉर्म ऑफ देयर मनी। यस, वो लोग जो है अपने मनी को सेंट्रल बैंक के पास दे देंगे इन एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटी। तो अभी मनी तो दे दिया, लेकिन सिक्योरिटीज के साथ जो सिक्योरिटी के पास जो है कोई परचेसिंग पावर नहीं होता है, तो मनी तो एक बार चला गया, तो उनके पास जो है परचेसिंग पावर यहाँ पे कम हो जाता है। ऑल्दो दे हैव द सिक्योरिटीज बट इट इज नॉट लिक्विड, वो जो है इसको यूज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू परचेस समथिंग, तो उनका डिमांड ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेसर मनी फ्लो। डिमांड कम हो गया तो वही बात आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ईडी का सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ सेल इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज चला गया, मनी जो है यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास वापस आ जाता है। ठीक जो है उल्टा होगा इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड, यहाँ पे जो है अपना सेंट्रल बैंक इस चीज को परचेज करेगा, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो परचेज करेगा। तो भाई परचेज करने से डेफिसिट डिमांड कैसे करेक्ट होगा? कुछ ऐसा होगा कि अगर जो है अपना सेंट्रल बैंक यहाँ पे पब्लिक से जो है परचेज कर लेता है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तब क्या होगा? ऑब्वियसली उनसे जो है सिक्योरिटीज ले लिया तो आपको अपने पब्लिक को तो कुछ देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज तो खरीद ले, खरीदने से जो है आपको क्या ऑफर करना होगा? ऑब्वियसली दे विल बी गिविंग देम मनी, आवर सेंट्रल बैंक विल बी गिविंग दी मनी बैक टू आवर पब्लिक। तो वही मनी अगर पब्लिक के पास आ गया वही सेम इफेक्ट होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइज होगा, डिमांड राइज होगा, एंड फाइनली आवर सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड विल बी करेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एलआरआर यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अपना जो पब्लिक है सॉरी अपना जो बैंक है, अपना जो कमर्शियल बैंक है, उनको जो है अपने साथ जो है कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स पार्ट रखना होता है। दे नीड टू रिजर्व सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट दैट दे आर गेटिंग, दे आर नॉट अलाउड टू गिव एवरीथिंग एज द लोन, इसीलिए जो है वो अपने पास जो है कुछ डिपॉजिट्स रखना होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं एलआरआर यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो अभी जो है ईडी को अगर इस टूल को यूज करके करेक्ट करना हो तो क्या करेगा अपना आरबीआई? आप मुझे बताइए। यस, अगर आपने बताया कि इसको इंक्रीज किया जाएगा देन यू आर अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर जो है अपना यहाँ पे एलआरआर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है? नाउ आवर बैंक्स हैव टू रिटेन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स विद देमसेल्फ, उनको जो है अपने पास जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स पार्क रखना होगा, दे आर नॉट अलाउड टू गिव दैट एज लोन। तो अगर जो है फंड्स का एक लार्जर पार्ट उनके पास रह गया इन द फॉर्म ऑफ एलआरआर, तो वहां पे
लोन के हिसाब से जो मनी पहले फ्लो हो रहा था वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मनी फ्लो कम हुआ, मनी फ्लो कम होने से वही अगेन साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, इनकम कम होगा, डिमांड कम होगा एंड आवर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी करेक्टेड। अगर जो है हम डेफिसिट डिमांड के बारे में बात करें तो वही इस चीज़ को जो है इस केस में फॉल किया जाएगा, अपने LRR को जो है यहाँ पे गिरा दिया जाएगा। अगर जो है LRR यहाँ पे कम हो गया, इसका मतलब क्या है, नाउ आवर कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द मनी एज लोन्स। तो लोन अगर वो लोग फॉरवर्ड करते हैं, इसका मतलब क्या है, मनी फ्लो इंक्रीज होगा, मनी फ्लो इंक्रीज होने से वही साइकिल कंटिन्यू होगा, लास्ट में जो है डिमांड बढ़ने वाला है, डिमांड अगर बढ़ गया अपना डेफिसिट डिमांड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हो गया ये जो मैंने आपको 5 जो है कंसेप्ट समझाया, दीज आर दी 4 क्वांटिटेटिव मेजर्स। यस, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही 2 यहाँ पे सब टाइप्स दिए थे, एक था क्वांटिटेटिव, दूसरा था क्वालिटेटिव। ये जो 5 मेजर्स है, दीज आर दी 5 क्वांटिटेटिव मेजर्स। इंपॉर्टेंट है, एक बार जो है नोट कर लीजिएगा, ये जो है 5 आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स है। अभी बढ़ते हैं अपने क्वालिटेटिव मेजर्स की तरफ। तो सबसे पहला आ जाएगा अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। याद कीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या था। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये था कि जब अपना कोई कस्टमर जो है बैंक से लोन लेता है, उनको जो है कुछ कोलेटरल यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, जिसके बेसिस पे जो है उनको लोन दिया जाता है। तो नाउ आवर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव द एंटायर प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट एज लोन। यानी फॉर एग्जांपल आप जो है लेट्स से 50 लाख का कोई अगर कमोडिटी एज कोलेटरल रखते हैं गवर्नमेंट के गवर्नमेंट नहीं, कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक आपको 50 लाख रुपीज़ का लोन नहीं देगा। 50 लाख का वैल्यू का एसेट आपने रखा है, लेकिन आपको जो है सिर्फ यहाँ पे 20 to 30 लाख का जो है यहाँ पे लोन दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो है अपने सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे एक लिमिट सेट कर रखा है, जिसके ऊपर ही जो है, जिसके पार्ट ऑफ द वैल्यू में ही आपको जो है लोन दिया जाएगा। ये जो 20 to 30 लाख मैंने आपको बताया, ये जो है डिसाइड करेगा अपना सेंट्रल बैंक। तो इसी चीज को हम बोलते हैं MR यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज अलाउड टू फॉरवर्डेड एज अ लोन। तो अगर जो है अभी इस केस में ED फॉरवर्ड करना होगा, सॉरी इस ED को जो है करेक्ट करना होगा, तब जो है MR में क्या चेंज आएगा आप मुझे बताइए। यस, इस केस में क्या होगा, MR को बढ़ाया दिया जाएगा। यस, आवर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, अभी जो है एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ दी वैल्यू ऑफ दी एसेट को यहाँ पे रिटेन कर दिया जाएगा। यानी पहले जो है अगर 50 लाख पे अगर आप एसेट रखते थे, पहले अगर 30 लाख दिया जाता था, क्योंकि अभी MR बढ़ गया है, अभी जो है लेट्स से आपको सिर्फ 20 लाख ही दिया जाएगा। अभी वो वाला जो मार्जिन था वो अभी बढ़ाया दिया गया है। पहले जो है 20% या फिर 30% जो है लेट्स से काटा जाता था, लेकिन अभी जो है लेट्स से 60% काटा जा रहा है। नाउ यू आर लेट्स से गिवन 20 लाख ओनली ऑन दी 50 लाख वर्थ ऑफ एसेट दैट यू आर प्रोवाइडिंग। पहले 30 था, अभी लेट्स से ये 20 हो गया है। तो अभी क्योंकि ये पार्ट जो है बढ़ गया है, अभी जो आपको लेसर अमाउंट ऑफ लोन मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली नाउ आवर पीपल विल बी डिस्करेज्ड टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। अगर जो एक बार डिस्करेज्ड हो गए, इसका मतलब क्या है, नाउ दे विल बी नॉट टेकिंग लोन। मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होने से वही साइकिल फिर से कंटिन्यू होगा, लास्ट में डिमांड गिर जाने वाला है, जिसके कारण आपका ED भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइनली इसका ऑपोजिट होगा अपने डेफिसिट डिमांड के केस में। अभी जो है अगर ये फॉल कर दिया गया, यानी लेट्स से पहले 50 लाख का अगर आप एसेट रखते थे, आपको जो है पहले जब 20 या 30 दिया जाता था, अभी लेट्स से आपको 40 लाख का यहाँ पे दिया जाएगा लोन। तो अब क्या होंगे, यू एज अ कस्टमर यू विल बी वेरी मच एनकरेज टू टेक लोन, क्योंकि ये वाला जो रिक्वायरमेंट है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उसको कम कर दिया गया है। नाउ यू विल बी गिवन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ योर एसेट एज द लोन। तो अगर जो है आपको यहाँ पे लोन अच्छा मिलता है, तो ऑब्वियसली आप लोन लेंगे, लोन एक बार लेना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ने से वही साइकिल कंटिन्यू होगा। फिर से साइकिल कंटिन्यू होने के बाद फाइनली डिमांड जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। डिमांड इंक्रीज हो गया तो DD यानी डेफिसिट डिमांड यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। लास्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मॉडल सॉल्यूशन। मॉडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अपना जो RBI है वो जो है यहाँ पे मॉडली परसुएट करता है अपने कमर्शियल बैंक को टू फॉरवर्ड और रिटेन लोन्स। तो अगर जो है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना होगा, तब अपना सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यस आवर सेंट्रल बैंक विल बी डिस्करेजिंग, और सेंट्रल बैंक विल बी डिस्करेजिंग टू फॉरवर्ड लोन। यस, डिस्करेज करेंगे, लोन नहीं देंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, साइकिल कंटिन्यू होगा, एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करना होगा, तो वो क्या करेंगे, दे विल बी एनकरेजिंग द कमर्शियल बैंक टू फॉरवर्ड लोन।
एनकरेज कर दिया जाएगा कि आप जो है लोन दीजिए, लोन देने से मनी सप्लाई बढ़ने वाला है, जिसके कारण अपना डेफिसिट डिमांड भी करेक्ट हो जाएगा। फाइनली बढ़ते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी कि एससीसी। एससीसी का मतलब क्या था, याद कीजिए, अपना जो कमर्शियल, अपना जो सेंट्रल बैंक है वो अपने कमर्शियल बैंक को बताता है कि आप कौन सा सेक्टर में जो है ज़्यादा यहाँ पे लोन फॉरवर्ड कीजिए या फिर कौन सा सेक्टर में जो है कम लोन प्रोवाइड कीजिए, यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी आप सिलेक्ट कीजिए कौन से सेक्टर में जो है किस हिसाब से जो है लोन फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर जो है एक्सेस डिमांड हुआ किसी एक सेक्टर में या फिर जो है एक्सेस डिमांड का कंडीशन इन जनरल भी हुआ, तब क्या करेगा अपना सेंट्रल बैंक फोर्स करेगा कि आप जो है कुछ सेक्टर में जो है यहाँ पे क्रेडिट ना दे, एंड दस ही विल बी आवर सेंट्रल बैंक विल बी यूजिंग दिस सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टू ब्रिंग डाउन द अमाउंट ऑफ लोन्स दैट आर बीन फॉरवर्डेड। इसका ठीक ऑपोजिट होगा डेफिसिट डिमांड के केस में, वो जो बोलेगा कि आप जो है किसी एक सेक्टर में या फिर जो है इन जनरल भी यहाँ पे लोन ज़्यादा करके फॉरवर्ड कीजिए, जिसके कारण अपना डेफिसिट डिमांड करेक्ट हो जाने वाला है। तो यही था, दीज वेर द थ्री क्वालिटेटिव प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स नहीं टूल, दीज वेर द थ्री क्वालिटेटिव टूल एंड दोज 5 वेर द क्वांटिटेटिव टूल, दैट इज the tools that is being used by our central bank in order to control the money supply, manipulate the money supply and the availability of credit in order to control excess and deficit demand। हो गया, ज़्यादा जो है कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट जो है आप इन कंसेप्ट्स को याद कीजिए, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड के कंसेप्ट्स को भी याद रखिए, दोनों को टैली कीजिए, ऑटोमेटिकली जो है ये चार्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। यस, इसीलिए जो है मैंने पिछले वीडियो में इसको नहीं समझाया था, पूरा जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर दिया है। आप जो है एक बार अच्छे से इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो है मैंने लाइन्स वाइन्स इतने जो है ड्रॉ नहीं किया है, थोड़ा सा क्लमजी हो जाता क्योंकि ये बोर्ड है। आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको जो है अच्छे से मार्जिन के साथ जो है बॉर्डर लाइन सब जो है अच्छे से यहाँ पे करके प्रेजेंट करके जो है रख दीजिए, ताकि जो है आप एक बार जो है एग्जाम के पहले अगर इन चीज़ों को देखें सब जो है आपके दिमाग में फिक्स्ड हो जाए। तो चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस टूल्स। मैं जो है आपके लिए वो डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। एंड यस, आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड ग्लैड एंड ऑल्सो प्लेजर इन ऑर्डर टू टॉक टू यू थ्रू माई इंस्टाग्राम, दी हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाइए इंस्टाग्राम पे, कोई जो है अगर आपका डाउट या क्वेरी हुआ पोस्ट कीजिए, बातें करेंगे, मैं जो है आपका डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।